तो आज हम बात करेंगे, हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है पार्लियामेंट, संसद। ये किरण के नाम से कौन है? कैमरा ऑफ करो, सुनाई नहीं देता आपको? तो संसद की अगर बात करें तो जैसे कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है ब्रिटेन के हिसाब से, और सबसे महत्वपूर्ण ये माना जाता है कि सबसे पहले संसद की स्थापना करने वाला देश ब्रिटेन था। और ब्रिटेन की संसद दुनिया भर की जो भी संसद है उन सभी की जननी मानी जाती है। उन सभी की जननी मानी जाती है। और भारत की संसदीय व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। तो इसलिए हमारे देश में संविधान का 79 जो आर्टिकल है वो ये कहता है कि हमारे देश में केंद्र की या संघ की एक संसद होगी जिसके 3 पार्ट होंगे। एक राष्ट्रपति, और उसमें 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, और तीनों पार्ट्स को मिला करके संसद बनेंगी। तो इसलिए संसद के बारे में बात करें तो आरंभ में जब शुरुआत हुई उस समय संसद में सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी। 1956 में संशोधन करके इसे बढ़ाकर 520 कर दिया गया, और उसके बाद 1973 में 545 कर दी गई। उसके साथ साथ 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनीत किए जाते थे। तो टोटल 552 सदस्य हो सकते थे, जिसमें 550 लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते थे, 43 और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य होते थे। मैक्सिमम 550 हो सकते थे। लेकिन संविधान के 104वें संशोधन के द्वारा 104th अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ पीछे, उसके बाद जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनकी जो है मनोनीत करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में मैक्सिमम संसद में 550 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 545 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। और संसद के साथ साथ भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के द्वारा जो सदस्य अनुमोदित किए जाते हैं उनकी स्वीकृति भी राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है। अब संसद है जो उसमें चुनाव कैसे होता है? संसद के अंदर कौन चुने जाते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जो लोकसभा क्या यार, बीच में फोन आ जाता है। लोकसभा के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई हो। और शुरुआत में हमारे यहाँ जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष थी, जो कि संविधान के 61st अमेंडमेंट के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और हमारे यहाँ 18 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति अपने मत पसंद के उम्मीदवार को चुनता है। और पूरे भारत को लोकसभा की अगर बात करें तो 545 स्थानों के लिए चुनाव होता है, जिसमें एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र के आधार पर अपने मतदाता के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। एकल सदस्यीय चुनाव क्षेत्र क्या होता है? उसके अंदर ये होता है कि जब शुरुआत में 1909 में जब भारत सरकार अधिनियम आया था ब्रिटेन के द्वारा, तो वहाँ पे सांप्रदायिक मतदान की व्यवस्था की गई कि एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम अपने लिए अलग प्रतिनिधि चुनेंगे और हिंदू अपने लिए अलग चुनेंगे। उसके बाद 1919 में उसको बढ़ा करके ये कर दिया गया कि सिख भी अपना अलग प्रतिनिधि चुनेंगे। तो अब एक चुनाव क्षेत्र, मान लो सिरसा से हमें अपना प्रतिनिधि चुनना है,
तो हिंदू अपना अलग चुने, मुस्लिम अपना अलग चुने और सिख अपना अलग चुने। तो इससे क्या था कि एक सांप्रदायिक माहौल और व्यवस्था बनने की संभावना थी, सामाजिक ढांचा खराब होने की संभावना थी। तो इसलिए भारत के संविधान में इस व्यवस्था को खत्म करके एकल सदस्यीय चुनाव की व्यवस्था की गई और लोकसभा में कम से कम 5 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। और इस संबंध में जो संख्या है मतदाताओं की, 5 लाख की संख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा। आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा आपके यहाँ पे तो ठीक है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो है लोकसभा के अंदर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदाय के जो भी प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। उनके जो आरक्षण की व्यवस्था थी शुरुआत में 10 वर्ष के लिए की गई थी, उसके बाद हर बार उसे 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता रहा। लास्ट टाइम 104वें संशोधन के द्वारा 2019 में जो आरक्षण उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा करके अब 2030 तक कर दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 79 और 40 सीटें, 84 अनुसूचित जातियों के लिए और 40 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए रखे गए हैं। पहले जो 79 और 40 थे उसको बढ़ा करके 84 और 47 कर दिया गया और जो कि 2030 तक के लिए रहेगा। उसके अलावा एक लोकसभा के अंदर प्रतिनिधि बनने के लिए या सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष कम से कम आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद द्वारा निश्चित की गई सभी योग्यताएं रखता हो, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो, उसका नाम जो मतदाता वोटर लिस्ट होती है उसमें उसका नाम अंकित होना चाहिए और उसे किसी भी मतलब गंभीर अपराध के लिए सजा ना मिली हुई हो। इसमें ये बात देखने के लिए आती है कि भारत के अंदर जो पद हैं जैसे कि मंत्री है, प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं या जो मंत्री हैं, उनके पदों को लाभ के पद में शामिल नहीं किया जाता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के सरकार द्वारा सरकारी नौकरी आदि के अंतर्गत आता है, वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अपने उस वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ेगा अपनी नौकरी को से, और तब लाभ के पद को त्यागना पड़ेगा, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 42वें संशोधन से पहले लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल था। 42वें संशोधन के बाद 1976 में इसे बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया, लेकिन दोबारा से 44th अमेंडमेंट के द्वारा 5 साल के लिए इसका जो कार्यकाल कर दिया गया लोकसभा के सदस्यों का। उसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री और जो उसका मंत्रिमंडल होता है उसके प्रति जब तक लोकसभा का विश्वास मत बना रहेगा तब तक लोकसभा काम करती रहेगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह के लोकसभा को समय से पहले भी भंग करवा सकता है। और संकट काल की अगर अवधि होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन अगर होती है, तो उस समय लोकसभा के कार्यकाल को अवधि को बढ़ाया जा सकता है। एक टाइम में यह 1 साल से अधिक संकट काल की स्थिति में लोकसभा की अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता और संकट काल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा के लिए दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। उसके बाद है लोकसभा के अधिवेशन। प्रत्येक वर्ष लोकसभा के जो अधिवेशन होता है उन अधिवेशनों का आरंभ या शुरुआत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और किन्हीं भी 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के सदनों का अधिवेशन बुलाया जाता है।
तो अधिवेशन होगा कैसे, उसके लिए जो है कम कितना होना चाहिए, गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, टोटल जितने मेंबर हैं उनका कम से कम 10% अगर प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, तभी लोकसभा अपना काम करेगी, नहीं तो वो नहीं करेगी। तो वो जो 10% है उसको गणपूर्ति माना जाता है। उसके बाद है कि सदन के पदाधिकारी लोकसभा को कार्यवाही चलाने के लिए, लोकसभा को अपना काम करने के लिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें से एक अध्यक्ष चुनना पड़ता है और उसके अलावा उसकी बैठकों के लिए एक उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो आमतौर पर जो अध्यक्ष होता है, आमतौर पर जो अध्यक्ष होता है वो परंपरा ये है कि बहुमत जिस पार्टी का होता है उसका सदस्य नहीं होता, और दोनों ये जो पद हैं वो उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं सदस्य जब तक, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में एक विपक्षी दल का व्यक्ति होता है और एक जो बहुमत दल है उसका व्यक्ति होता है, जो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनता है। ये जो संसद के सदस्य होते हैं इनके वेतन और भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। उसके अलावा इन सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि जब तक सदन की कार्यवाही होती है, लोकसभा का अधिवेशन होता है, उस समय अधिवेशन के शुरू होने से 40 दिन पहले और शुरू होने के 40 दिन बाद तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार के दीवानी या फौजदारी मुकदमे में उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। अगर संसद के सदस्य को किसी कारणवश गिरफ्तार करना पड़े तो उसकी सूचना स्पीकर को देनी आवश्यक होती है। उसके अलावा उन्हें उनके विरुद्ध मानहानि आदि के मुकदमे दर्ज नहीं किए जा सकते, और संसद के सदस्य को प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए अपने जो कार्य क्षेत्र है उसका विकास कार्य के लिए खर्च करने के लिए प्राप्त होते हैं। उसके बाद विरोधी दल के नेता को मान्यता, कि विपक्षी दल कौन होगा, अगर जो बहुमत दल है उसके विरोध में अगर कोई पार्टी कम से कम 1/10 स्थान प्राप्त करके आएगी, उसी पार्टी के व्यक्ति को विरोधी दल का मान्यता प्राप्त होगी। तो यानी कि अगर कोई पार्टी मान लो 545 सीटों पर चुनाव होता है, 545 का 10% 54.5, यानी कि अगर कोई पार्टी कम से कम 55 सीट प्राप्त करेगी, उसी पार्टी को विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी और उसी पार्टी के व्यक्ति को विपक्षी दल के लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी लोकसभा के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यताओं पर बात की, उसके वेतन और भत्तों के बारे में बात की, उनके सदस्यों के विशेषाधिकार की बात की, उनका कार्यकाल, गणपूर्ति आदि क्या होता है इसके बारे में बात की। इसके बाद आता है लोकसभा के शक्तियां एवं कार्य। तो कार्य एवं शक्तियां हैं, उनके ऊपर हम जो बात करेंगे वो कल बात करेंगे, और तब तक के लिए